हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। हमारी बीएनएस की सीरीज में हमने जनरल एक्सेप्शंस के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो टॉपिक है वो बीएनएस में सेक्शन 61 में बताया गया है। सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन और साथ ही उसकी पनिशमेंट दोनों को बताता है। लेकिन बीएनएस के आने से पहले जब आईपीसी था, वो आईपीसी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो डेफिनेशन है वो थी सेक्शन 120A में, और जो पनिशमेंट है वो थी सेक्शन 120B में। आइए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक केस लॉ को पढ़ते हैं। केस का नाम है ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2004, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये कहा गया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो बेसिक पर्पस है वो है लार्जर क्राइम्स को रोकना, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा क्राइम एक व्यक्ति नहीं कर पाता है, ये पॉसिबल होता है कि काफी सारे लोग मिलके उस क्राइम को अंजाम दे सके। इसीलिए जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो ऑफेंस है वो क्रिएट किया गया था ताकि लोग जो ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाकर क्राइम करते हैं, इन्हें पनिश किया जा सके। आइए अब हम सेक्शन 61 को पढ़ते हैं। सेक्शन 61 की बेल्ड लैंग्वेज कहती है, व्हेन 2 or more persons agree with the common object to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy। आइए पहले इस पार्ट का मतलब समझते हैं। देखिए, सेक्शन 61 कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी एक बात पे सहमत होते हैं एक समान उद्देश्य के साथ में। टू डू मतलब कोई काम को करने के लिए, या फिर कॉज टू बी डन मतलब किसी काम को करवाने के लिए। तो बेसिकली सेक्शन 61 का क्लॉज 1 कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री करते हैं किसी कॉमन ऑब्जेक्ट पे करने के लिए या फिर करवाने के लिए एक इलीगल एक्ट को, या फिर एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल तो नहीं है लेकिन उसे इलीगल तरीके से, इलीगल मीन्स के द्वारा अगर करते हैं या फिर करवाते हैं, तो सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है, जो उन लोगों का एग्रीमेंट है, उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा। एक बार हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी के पार्ट को पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सपोज करते हैं कोई ए नाम का पर्सन है जो कि एक्स को मारना चाहता है, और एक बी नाम का पर्सन है वो भी एक्स को मारना चाहता है। और अगर ए और बी एक एग्रीमेंट कर लेते हैं एक्स को मारने का, तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को मारना यानी किसी का मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड करना एक इलीगल एक्ट है, और क्योंकि ए और बी दोनों ही एक्स को मारना चाहते हैं तो यहाँ पे इनका कॉमन ऑब्जेक्ट भी है। और क्योंकि जब ये एग्रीमेंट में आ जाते हैं तो इनका ये जो एग्रीमेंट है एक्स को मारने का, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर एग्रीमेंट में आने के बाद में भले ही ये दोनों एक्स को ना भी मारे तो भी ये सेक्शन 61 में लाइबल होंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले देखा था बेल्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब एक एग्रीमेंट ही पर्याप्त होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो ये तो एग्जाम्पल था पहली वाली बात का, यानी टू डू। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे दूसरी बात का, यानी कॉज टू बी डन। सपोज करते हैं ए और बी दोनों एक एग्रीमेंट में आते हैं कि वो एक सी नाम के पर्सन को अबेट करेंगे ताकि सी आगे जाके एक्स को मार दे। अब ये दोनों खुद एक्स को मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सी के द्वारा इस काम को करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ए और बी का जो एग्रीमेंट है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल हुआ कॉज टू बी डन का। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो एग्रीमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं वो ऑफेंस को साथ में करेंगे, मतलब उन लोगों में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए ऑफेंस के कमीशन के लिए। इसी वजह से यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है कॉमन इंटेंशन का। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन का मतलब ये है कि उस हर एक पर्सन का ऑफेंस को कमिट करने का इंटेंशन था, लेकिन बाद में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाने के कारण उनका जो इंटेंशन है वो कॉमन हो जाता है, और अब वो लोग उस ऑफेंस को साथ में कमिट करेंगे। ये अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो बेल्ड लैंग्वेज है उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था एन इलीगल एक्ट। तो एग्जैक्टली एक एक्ट का इलीगल होना आखिर क्या होता है, इसको जानने के लिए हम पढ़ेंगे बीएनएस के सेक्शन 2 का क्लॉज 15, जो कि बात करता है इलीगल की डेफिनेशन का कि आखिर इलीगल होना क्या होता है। देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है The word illegal is applicable to everything which is an offense। मतलब जो वर्ड है illegal वो applicable होगा उन सब चीजों पे जो कि या तो एक ऑफेंस है और which is prohibited by law, या फिर जो कानून के द्वारा निषेध है।
और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, या फिर जो कि एक सिविल एक्शन मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स का ग्राउंड बन सकता है। तो इसका मतलब इलीगल एक्ट मतलब होता है कोई ऑफेंस या फिर कोई चीज जो कि लॉ के द्वारा निषेध है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर सिविल रॉन्ग विच फर्निशेस द ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। आइए अब हम सिविल रॉन्ग का ही एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं ए और बी ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि वो एक्स की जमीन पे ट्रेसपास करेंगे। अब ट्रेसपास एक सिविल रॉन्ग है और ऐसा करने पे जो एक्स है वो ए और बी के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल कर सकता है डैमेजेस के लिए। तो क्योंकि ट्रेसपास एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे एक सिविल एक्शन लिया जा सके, तो ये करना भी एक इलीगल एक्ट करना हो गया। और इलीगल एक्ट के होने से ये जो सिचुएशन है ये सेक्शन 61 की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है और इसी के साथ ये ऑफेंस भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फॉल कर जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक्स के पास दोनों ऑप्शंस हैं। एक्स ए और बी के अपने जमीन में ट्रेसपास करने के लिए उनके ऊपर सिविल सूट तो फाइल कर ही सकता है, साथ ही उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया है जो कि सेक्शन 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस हो रहा है, उसके लिए एक्स उन दोनों पे क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकता है ताकि उन्हें पनिशमेंट मिल सके। तो एक्स यहाँ पे डैमेजेस के लिए सिविल सूट फाइल करेगा और ए और बी को पनिशमेंट दिलाने के लिए एक क्रिमिनल केस फाइल करेगा। आइए अब हम सेक्शन 61 का प्रोविजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। आइए हम इसी चीज को काफी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए सेक्शन 2 की क्लॉज 15 में हमने ये देखा था कि इलीगल एक्ट आखिर होता क्या है। तो हमने ये देखा था कि इलीगल एक्ट होना मतलब होता है या तो कोई ऑफेंस या फिर कोई एक्ट जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, या फिर कोई एक्ट जो कि एक ग्राउंड को फर्निश करता है सिविल एक्शन के लिए। तो इसका मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी 3 तरीके से की जा सकती है, किसी ऑफेंस का एग्रीमेंट करके, किसी एक्ट का एग्रीमेंट करके जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर किसी एक्ट का एग्रीमेंट करके जो कि एक सिविल एक्शन का ग्राउंड बनता है। तो जो सेक्शन 61 का प्रोविजो है वो आखिर ये कहता है कि ये जो ऑफेंस वाली कैटेगरी है यानी जो कैटेगरी फर्स्ट है, इसको छोड़ के बाकी तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस नहीं होंगे अनलेस उन एग्रीमेंट के परसुएंस में कोई एक्ट किया जाता है। आइए हम इसी चीज को थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए सेक्शन 61 का प्रोविजो कहता है कि अगर आप एग्रीमेंट करते हो कोई ऑफेंस करने का, तो वहां पे तो सिर्फ एग्रीमेंट ही काफी होगा आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल करवाने के लिए, भले ही आप वो ऑफेंस करो या फिर ना करो। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया तो इसका मतलब आप सेक्शन 61 में लाइबल हो गए। लेकिन जो बाकी की 2 कैटेगरीज हैं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और सिविल रॉन्ग, अगर आप इनको करने का एग्रीमेंट करते हो तो आपको सीधे ही सेक्शन 61 में लाइबल नहीं ठहरा दिया जाएगा। जब आप उन एग्रीमेंट्स के परसुएंस में, उनके अनुसरण में किसी तरह का कोई ओवरटेक्ट करते हो, मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा देते हो कि आप उस एक्ट को करने जा रहे हो, तभी जाके आपको सेक्शन 61 में लाइबल किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो प्रोविजो है सेक्शन 61 का, ये कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री करते हैं कोई काम को करने के लिए, टू डू, या फिर कॉज टू बी डन, करवाने के लिए, क्या कोई ऑफेंस, अगर ऑफेंस का एग्रीमेंट है तब तो सीधे ही सेक्शन 61 में वो लाइबल हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रोहिबिटेड बाय लॉ ऐसे एक्ट का एग्रीमेंट है तो पहले अगर वो ओवरटेक्ट करते हैं, उसी एग्रीमेंट के परसुएंस में, अनुसरण में कोई ओवरटेक्ट करते हैं, तभी वो सेक्शन 61 में लाइबल होंगे, सिर्फ एग्रीमेंट करने से लाइबल नहीं होंगे। और सेम उसी तरीके से अगर कोई सिविल रॉन्ग करने का एग्रीमेंट करते हैं तो भी वो सेक्शन 61 में सीधे लाइबल नहीं होंगे, पहले उन्हें कोई ओवरटेक्ट करना पड़ेगा और ओवरटेक्ट करने के बाद में वो सेक्शन 61 में लाइबल होंगे। आइए हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए ए और बी एक एग्रीमेंट में आते हैं कि वो सी का मर्डर करेंगे, और अब अगर ये दोनों भूल भी जाते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया था, स्टिल ए और बी दोनों लाइबल होंगे सेक्शन 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए। लेकिन अगर वही ए और बी एग्रीमेंट करते हैं कोई टॉर्ट कमिट करने का, यानी कोई सिविल रॉन्ग कमिट करने का, तो ये एग्रीमेंट करना ही अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं होगा। ये दोनों सिर्फ एग्रीमेंट करने से ही सेक्शन 61 में लाइबल नहीं होंगे, बल्कि इन्हें इस एग्रीमेंट के परसुएंस में, अनुसरण में कोई ओवरटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर टॉर्ट करने का एग्रीमेंट है तो उसी की पहल में कोई ऐसा प्रत्यक्ष एक्ट कर देना जिससे ये साबित हो जाए कि हाँ ये टॉर्ट करने ही वाले थे। तो सिविल रॉन्ग और प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इन दोनों कैटेगरीज के एग्रीमेंट्स में
सिर्फ एग्रीमेंट करने से सेक्शन 61 में लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है, बल्कि एग्रीमेंट करने के बाद में एक ओवर्ट एक्ट भी करना पड़ता है। आइए अब हम एक दूसरे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब कॉमन इंटेंशन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, लेकिन आपने सुना होगा कि बीएनएस में सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में एक टर्म दे रखी है जिसे कहा जाता है कॉमन इंटेंशन। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा सेक्शन 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को, तो आखिर ये दोनों साउंड तो सेम करते हैं, लेकिन इनमें आखिर डिफरेंस है क्या, वो अब हम पढ़ेंगे। सपोज करते हैं ए का भी इंटेंशन है एक्स को मारने का और बी का भी इंटेंशन है एक्स को मारने का। अब अगर ये दोनों अपने अपने इंटेंशंस को शेयर कर ले और एक एग्रीमेंट में आ जाए कि ये दोनों एक्स को मार देंगे, जैसे ही ये दोनों मर्डर के ऑफेंस को कमिट करने का एग्रीमेंट करते हैं, तो वैसे ही ये रूप ले लेता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। ठीक है, अब सपोज करते हैं अगले दिन ए तो एक्स को मार के आ जाता है, जबकि बी तो अपने घर पे ही सो रहा होता है। तो यहाँ पे इनकी जो लाइबिलिटी है वो अराइज होगी कुछ इस तरीके से। जो ए है वो लाइबल होगा सेक्शन 61 के लिए, लेकिन साथ ही सेक्शन 103 के लिए, जो कि है पनिशमेंट टू मर्डर। लेकिन जो बी है वो सिर्फ लाइबल होगा सेक्शन 61 के लिए, क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया था ए के साथ एक्स को मारने का। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एग्रीमेंट करना ही एनफ होता है लाइबिलिटी को अराइज कराने के लिए। तो यहाँ पे ए की लाइबिलिटी होगी सेक्शन 61 और सेक्शन 103 के अंडर, और बी की लाइबिलिटी होगी सिर्फ सेक्शन 61 में। अब इसी चीज का एक सेकंड सिनेरियो देखते हैं। सपोज करते हैं कि एग्रीमेंट करने के बाद में ए तो एक्स को अंदर मार रहा होता है उसके घर में घुसकर, और जो बी है वो गेट के बाहर पहरा दे रहा होता है कि कोई पुलिस वाला ना आ जाए। तो ऐसे केस में ए की लाइबिलिटी क्या होती है? ए की लाइबिलिटी तो पिछली बार की तरह ही सेक्शन 61 में और सेक्शन 103 इन दोनों में अराइज होती है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार बी की जो लाइबिलिटी है वो सेक्शन 61 में तो होगी ही, क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया था ए के साथ एक्स को मारने का। लेकिन उसकी इस बार लाइबिलिटी सेक्शन 103 में भी अराइज होगी। रीड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। मतलब 20 बार घर पे बैठ के सो नहीं रहा था, बल्कि 20 बार ए के साथ प्रॉपर साइट पे गया है और उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है ऑफेंस को, उस मर्डर के ऑफेंस को कमिट करवाने में। वो बाकायदा बाहर गेट पे पहरा दे रहा था, ए की मदद कर रहा था। तो भले ही उसने अपने हाथों से मर्डर कमिट नहीं किया है, स्टिल सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की वजह से उसके ऊपर भी सेक्शन 103 की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो इस एग्जांपल से हमने ये समझा कि कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इनमें ये डिफरेंस है कि कॉमन इंटेंशन के लिए ऑफेंस का कमिट होना जरूरी है, क्योंकि वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट है। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए किसी ऑफेंस का एग्रीमेंट होना ही पर्याप्त है, एनफ है। वहां पे एग्रीमेंट होने से ही आप पर से लायबल हो जाओगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। और क्योंकि कॉमन इंटेंशन को हमेशा किसी ऑफेंस के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, इसलिए और इसी वजह से कॉमन इंटेंशन में किसी ऑफेंस का होना मस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर एग्रीमेंट करने के बाद में आप ऑफेंस को करना भूल भी जाते हो तो भी आप सेक्शन 61 में तो लायबल हो जाओगे। लेकिन कॉमन इंटेंशन के लिए आप लायबल तभी होगे जब आपने अपने कॉमन इंटेंशन के साथ में उस ऑफेंस को अंजाम देने में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन का रोल निभाया है। तो बेसिकली कॉमन इंटेंशन के अंदर आपकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होती है पर से, जबकि कॉमन इंटेंशन के बाद में एक ऑफेंस का कमिट होना जरूरी होता है उसी कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में। बिना ऑफेंस के कमीशन के कॉमन इंटेंशन अप्लाई नहीं होगा। और जबकि दूसरी तरफ सेक्शन 61 के अंदर अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है किसी ऑफेंस को करने का, तो जो एग्रीमेंट है वो पर से ही लाइबिलिटी को क्रिएट कर देगा और उस एग्रीमेंट के फर्दरेंस में किसी एक्ट की जरूरत नहीं होगी लाइबिलिटी को प्रूव करवाने के लिए। आइए अब हम एक दूसरे कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जो है मेयर नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मतलब सिर्फ नॉलेज का होना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के होने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ए बी के पास जाता है और उसे बताता है कि वो एक्स को मारना चाहता है, तो इस सिचुएशन में बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ नॉलेज सफिशिएंट नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। क्योंकि ना तो यहाँ पे बी का ऑब्जेक्ट था एक्स को मारना, और ना ही उसने ए के साथ ये एग्रीमेंट किया है कि वो दोनों मिलके एक्स को मारेंगे। बी को तो बस इस बात का नॉलेज है कि ए एक्स को मारना चाहता है। तो सिर्फ नॉलेज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है एक काफी फेमस केस जिसका नाम है सिद्धार्थ वशिष्ठ मनु शर्मा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010 सुप्रीम कोर्ट।
जिसे काफी लोग जेसिका लाल मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में 3 लोग थे जो कि एक लिकर पार्टी के लिए जाते हैं, और जो जेसिका नाम की लड़की थी वो एक बारमेड थी। अब जो 3 लोग हैं, सपोज करते हैं उनका नाम है एस, बी और सी, ये तीनों जेसिका से और ज्यादा शराब मांगते हैं, और जेसिका उन्हें बताती है कि जो बार है वो क्लोज हो चुका है। और इतना सुनने के बाद में जो एस है वो जेसिका को शूट कर देता है और वो वहीं पे मर जाती है। और ये होने के बाद में जो तीनों एस, बी और सी हैं वो वहां से भाग जाते हैं, और फिर जो बी और सी हैं वो एस की मदद करते हैं एविडेंसेस को हाइड करने के लिए, यानी सबूतों को छुपाने के लिए। तो यहाँ पे जो एस था उस पे मर्डर की लायबिलिटी अराइज होती है अंडर सेक्शन 103 प्लस सेक्शन 238, जो कि ऑफेंस है एविडेंस को छुपाने का और झूठी इंफॉर्मेशन देने का, ताकि ऑफेंडर को बचाया जा सके। और क्योंकि ये केस 2010 का है जब बीएनएस नहीं था, तो आईपीसी के सेक्शंस 302 प्लस 201 लागू हुए थे, और जो बी और सी है उन पे लाइबिलिटी सिर्फ अराइज हुई सेक्शन 238 की, लाइबल फॉर टेम्परिंग एविडेंस, एविडेंस को छुपाने के लिए, झूठी इंफॉर्मेशन देने के लिए और ऑफेंडर को बचाने के लिए, यानी आईपीसी का सेक्शन 201। अब इस केस में बी और सी के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पहले से कोई एग्रीमेंट मिसिंग था। बी और सी का पहले से ये एग्रीमेंट एस के साथ नहीं था जेसिका को मारने का, तो बी और सी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल नहीं हुए थे, एज देयर वाज नो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। और इसी के साथ आज का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन को, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट कितने टाइप्स के किए जा सकते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कुछ केस लॉज को, सेक्शन 61 की क्लॉज 1 के प्रोविजो को, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कॉमन इंटेंशन में डिफरेंस को, और सिर्फ नॉलेज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सफिशिएंट नहीं होता इस कंसेप्ट को। अब जो आगे के कंसेप्ट्स हैं और सेक्शन 61 का क्लॉज 2 है उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।